हेलो एवरीवन, इंडस रेंजर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंबिका पांडे आई जस्ट वेलकम टू यू ऑल। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अपने आप को आर्मी में सर्व करना चाहते हैं। आर्मी अपने आप में एक शब्द नहीं, अपने आप में आर्मी शब्द एक अपने आप में भावना है। अगर जो लोग समझते हैं कि आर्मी एक शब्द है तो लेट मी टेल यू, अगर आपके अंदर वाकई वो वेलॉरिटी है तो यू कैन फील इट, यू नो, ये आपके एक नर्व्स की तरह आपके अंदर एक ट्रीटमेंट देता है। तो ये कोई जॉब तो है नहीं, आर्मी इज़ नॉट अ जॉब बट अ सर्विस। ये हमारे के लिए कोई जॉब नहीं है, ये हमारे इनकम का कोई माध्यम नहीं है, जबकि हमारी भावना को अपने देश के लिए दिखाने का एक तरीका है, राइट। ये जो जज्बा होता है, ये जो भारतीयता का जो जज्बा होता है, ये केवल उनके प्रति नहीं होता जो उधर फ्रंट पे खड़े हैं, वो सभी के अंदर होता है जो उस देश में हिस्सा दे रहे हैं, उस देश का हिस्सा है। बट दिक्कत ये होती है कि कभी कभी हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाती है कि हम अपना प्रेम, हम अपना सौहार्द अपने देश को उस हिसाब से प्रस्तुत कर सके जिस हिसाब से वो कर पा रहे हैं, राइट। तो ये एक ऐसा मौका है, राइट, जिसमें हम अपने आप को सर्व कर पाएंगे इंडियन सर्विसेज के लिए। अब देखिए, हमेशा कमज़ोर पक्ष को रखा गया है कि कमज़ोरी मतलब एक महिला पक्ष है, लेकिन हमारी इंडियन डिफेंस या इंडियन आर्मी सर्विसेज ये नहीं मानती है। उनके लिए एक भावना है, उनका एक ट्रीटमेंट ये होता है, अगर आपके अंदर भावना है तो वो ये नहीं देखेगा कि यू आर हैविंग बैंगल्स इन योर आर्म्स एंड यू आर हैविंग गन्स इन योर आर्म्स, आपने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी है कि आपके हाथों में बंदूकें हैं, वो ये नहीं देखते हैं। उनकी सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ से स्ट्रांग है ना, राइट, और यहाँ से स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है, अगर हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो वो कौन थी, राइट, एक महिला थी, एक बच्चे की माँ थी, एक विधवा थी, वीरांगना थी, तो वो कौन थी। तो जाहिर सी बात है कि अभी एक ऐसा आपके पास में नोटिफिकेशन है, एक ऐसी ओपनिंग्स आपके पास है जहाँ पे लड़कियाँ भी अपने आप को दिखा सकती हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर। और इंडियन वुमेन आर नॉट फॉर सिटिंग एट होम कुकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स एंड मेसेज फॉर देयर पीपल, यू नो, दे कैन सर्व, दे कैन शो देयर सर्विस टुवर्ड्स द नेशन ऑल्सो। क्योंकि शहीद के रैंकिंग में, शहीद के नंबरों में, शहीद के लाइन में केवल मेन सोल्जर्स क्यों, वाई नॉट फीमेल। और अभी आपने कल परसों का न्यूज़ पढ़ा होगा, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स पे पहली महिला डॉक्टर अपॉइंट हुई है। विश्व का सबसे ऊंचा, यू नो, सबसे ऊंचा एक बैटल फ्रंट है वो आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स। तो वहां पे एक महिला डॉक्टर को अपॉइंट किया गया। क्या वो महिला नहीं थी? शी वॉज द वीक फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। बट याद रखिएगा, अपने आप को कभी भी ये नहीं देखना है कि फ्रॉम व्हाट जेंडर यू आर, फ्रॉम व्हाट रेस यू आर, फ्रॉम व्हाट कास्ट यू आर। बस इतना रखिएगा कि मैं एक इंसान हूँ, इंसान में भी सबसे बड़ा देशवासी हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, एंड आई कैन शो माई इंडिजिनस, आई कैन शो माई लव फॉर माई नेशन इन ऑल द वे। अब उसी के लिए हमारे पास एक सर्विस आई है, एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें सारी लड़कियां, सारे के सारे गर्ल्स जो हैं वो अपने आप को इसके लिए एलिजिबल कर सकती है कि दे कैन सर्व देयर नेशंस आल्सो लाइक द बॉयज आर डूइंग, यू नो। और उस सर्विस का नाम क्या है? एमएनएस। नोटिफिकेशंस आ गई है, ओके। तो अब ये देखो, ये कोई राज्य स्तरीय, यू नो, इसका तो एग्जाम है नहीं। अगर आज इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है तो इतना याद रखो कि जिस टेन्योर पे या जिस टाइमलाइन पे इन्होंने पेपर लेना, ये लेगा, जिस भी टेन्योर पे इन्होंने पेपर लेना वो लेगा। ट्रांसपेरेंटी बहुत हाई होती है इसमें, ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई होती है। कोई ऐसा नहीं है कि आज फॉर्म डालो 2 साल बाद पेपर होता है, ये सब झगड़े झंझट इसमें नहीं है। अगर इन्होंने आज नोटिफिकेशन निकाली है तो बस याद रखो कि पेपर कब होना है, आप अपनी तैयारी में जुट जाओ। इवन ये भी मत वेट करो कि नोटिफिकेशन आएगा तो हम तैयारी में जुटेंगे। ये कोई एसएससी सीएचएसएल एलडीसी का तो ये सेक्शन है नहीं कि अगर आज वैकेंसी आती है तो आराम से सो जाओ, पता नहीं कब एग्जाम होगा, 6-7 महीने बाद होगा, 8 महीने बाद। इनका तो ये डेट भी टेनेटिव घोषित कर देते हैं कि अगर आज निकाला फॉर्म तो जैन फैब में पेपर हम कर लेंगे, 1 महीने के अंदर इंटरव्यू ले लेंगे, 5 दिन के अंदर इंटरव्यू और फिटनेस टेस्ट ले लेंगे। ये भी बताता है, एक एक चीज एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है। तो याद रखो, इफ यू आर अ गर्ल एंड यू वांट टू सर्व योर नेशन, थोड़ी सी एलिजिबिलिटी अपने अंदर क्रिएट करो। और वो एलिजिबिलिटी कैसी है अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो और देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यता चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, राइट। और आप लोग को मैं एकदम तहे दिल से आई जस्ट वेलकम यू ऑल दैट कम इन दिस फील्ड एंड प्रूव योरसेल्फ वॉट एवर यू आर, right now. Don't set yourself back in the home, don't set yourself down of the curtains, just come right down in the social fronts and be sacrificed for your country, right now. Don't wait and watch. I mean, this is now the field of your war, this is now we are living in the world where the war is knocking our door. तो आप बस तैयार रहिए। चलिए देखते हैं इसके बारे में एक लाइन्स देखते हैं। पहला पॉइंट तो आपको यही देखने के लिए मिल गया होगा कि टाइमलाइन कैसा है भाई, 2023 से 2024 यानी आने वाला फ्रंट्स है कौन सा ये हमारा,
ये हमारा एमएनएस की सर्विस है, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है ये। अब मिलिट्री और नर्सिंग, नर्सिंग क्या होता है भैया, यू आर अ मेडिकल स्टाफ, और कहाँ पे सर्विस देनी है, मिलिट्री में सर्विस देनी है, राइट ना। अब आपकी दो जोन से भाई, यू आर अ मिलिट्री एंड यू आर अ मेडिकल, मतलब आपके अंदर मिलिट्री जैसी पावर यहाँ और मेडिकल जैसी स्किल होनी चाहिए, राइट। यानी यू शुड बी अ डॉक्टर एंड यू शुड बी अ मिलिट्री सर्विस ऑल्सो। यानी यहां से अगर हम बाहर भी निकलते हैं तो हमारे पास एक हाथ में गन है और एक हाथ में आर्टिलरी है, एक हाथ में फोर्सेप है, डॉक्टर का फोर्सेप, एक हाथ में गनिंग्स है। आप इतना ज्यादा स्किलफुल, इतना ज्यादा थॉटफुल रहने वाले हो, योर माइंड इज दैट टैक्टफुल, राइट। पहला पॉइंट देखिएगा, ये बीएससी यानी कि कौन कौन बंदे इसको अप्लाई कर सकते हैं, दोज पीपल हु हैव डन एमएससी इन नर्सिंग, right, master in science in nursing and bachelor in science in nursing, those people can apply in this field. सेकेंड, या आपको भारतीय होने बहुत जरूरी है भैया। क्या हम इतने कम है जो हम अपने आउटर पीपल के लिए अपनी वैकेंसी ओपन करें? अरे हम भी बहुत है, हम ही इनफ है, राइट ना, वी ऑल आर इनफ। रानी हांडी का स्टोरी सुनो, वो कौन थी, भारतीय ही तो थी, जिनसे बोला गया कि सैक्रिफाइस दो, तो अपना गला ऐसे काट दिया और हाथ में थाली में अपना सिर लगा दिया, बोले लो एक धड़ अपने सर को काट करके थाली में सजा के करिए, ये पकड़ो। तो रानी हांडी कौन थी, हमारे यहाँ की थी भैया, राइट। और हमारे ऐसा नहीं है कि वी आर द क्लीन शेप, वी आर द व्हाइट ग्लव्स लेडीज, यू नो। बात अगर इस पर आ जाती है कि अपनी शो करो व्हाट यू आर, तो हम ये भी शो कर सकते हैं, और ये भी शो कर सकते हैं कि एक बिल्डिंग से घोड़ा को दौड़ा करके नीचे भगा दिए, कौन, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और भी बहुत एग्जाम्पल है, वाई टू टॉक सो लेस एंड हाई, राइट। तो आपका इंडियन होना बड़ा जरूरी है, यानी कि आपके पास भारत की नागरिकता होना बहुत जरूरी है। यू शुड बी द सिविलाइज्ड फ्रॉम द इंडिया, यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, ओके। अब देखिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, अभी मैंने बताया, इफ यू आर गोइंग टू पेपर दिस, इफ यू आर गोइंग टू फिल दिस फॉर्म, यू मस्ट हैव द क्राइटेरिया, यू मस्ट हैव द एलिजिबिलिटी ऑफ व्हाट, आपके पास नर्सिंग की एमएससी होनी चाहिए, आपके पास नर्सिंग की ही बीएससी भी हो तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं है। तो अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप इस चीज के लायक हो, आप इस चीज के काबिल हो। आगे देखिएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप न्यूनतम की बात करेंगे तो 21 वर्ष होना चाहिए, राइट। और अगर आप अधिकतम की बात करेंगे तो आपको 35 ईयर्स होना चाहिए, इससे कम या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। क्योंकि आप बीएससी की बात कर रहे हो, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन आप 20-21 तक कर ही लेते हो, और आपको मैक्सिमम यानी कि एक समय के बाद आपको एहसास होता है कि क्यों ना इस जिंदगी को एक वर्थ दिया जाए, कुछ नहीं किया, क्यों ना जिंदगी को वर्थ दिया जाए, और 30-35 साल की उम्र में आकर के आपको एहसास होता तो भी यू आर एलिजिबल। यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 25 दिसंबर 1988 के बाद, और दूसरा पॉइंट 26 दिसंबर 2002 के पहले होना चाहिए। बोथ आर रिकमेंडेबल, यानी इसके पहले और इसके बाद नहीं होना चाहिए, यानी कि 25 दिसंबर 1988 के पहले और 26 दिसंबर 2002 के बाद में अप्लाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों डेज कंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि आपका जन्म चाहे किसी भी आधार पे हुआ है, किसी भी टेम्परामेंट पे हुआ हो, जब आपकी एज को काउंट की जाएगी ना तो 25 दिसंबर को हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग 26 दिसंबर को ही मैंडेट करेंगे। आपका जो भी जन्म दिवस हो, जैसे आप 26 जनवरी के हो, 26 जून के हो, 2 जून के हो, कहीं से भी हो, आपका डेट यानी आपका एज हम कैसे काउंट करेंगे, 25 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक में, ये आपकी काउंटडाउन डेट्स होंगी। अब सुनो, फिजिकल फिटनेस क्या होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया, एक हाथ में गन पकड़नी है और एक हाथ में आर्टिलरी होना चाहिए। तुम ऐसे सोचो कि हम मेरा सर्विस क्या होगा, आप ऐसे सोचो, हमने अपनी सेना को कहीं पे भेजा हुआ है, सेना के लिए हमने रसोइया भेजा है, सेना के लिए हम लोगों ने गार्डनर्स भेजा हुआ है, सेना को हमने सब दिया है, तो क्या सेना के लिए भोजन चाहिए? पूछा जाता था जब कारगिल का वॉर हुआ था, तो एक नन्हा सा बच्चा था 17 साल का, उस नन्हे से 17 साल के बच्चे को टाइगर हिल पे जाना था, तो नीचे से ऊपर की तरह चढ़ाई देनी थी। तो उस बच्चे से पूछा गया कि बेटा आपके बैग में खाना डाल दो कि गोलियां डाल दो, तो उसने कहा कि खाना नहीं चाहिए, 4 दिन की गोलियां और दो, और थोड़ी सी सिगरेट्स दे देना, क्योंकि जहाँ पे तुम मुझे भेज रहे हो ना वहाँ पे इतनी सर्दी है ना कि वहाँ पे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे गोली चाहिए। ये कौन बच्चा कह रहा है? 17 साल का लड़का कह रहा है, जो टाइगर हिल पे अपने आप को पोर्ट करने वाला है। यानी उस 17 साल के बच्चे के अंदर कैसा जज्बा रहा होगा जिसने खाना नहीं मांगा। पता नहीं, उसको ये भी नहीं पता है कि मैं वहां जा रहा हूं तो कितने दिन मुझे वहां रहना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर के टाइम पे कोई दुकानें तो है नहीं, कोई टी स्टॉल तो है नहीं, ठंडी गजब की, हाँ। और जिस पर्टिकुलर टाइम लाइन पे आप वहां जा रहे हो, जिस पर्टिकुलर एरा टाइम पे वहां पे जा रहे हो, वहां पे सर्दियां ही सर्दियां हैं। तो उनसे जब पूछा जाता है कि बच्चे क्या चाहिए आपको,
बुलेट्स या व्हाट? तो उसने कहा कि मुझे रोटी नहीं चाहिए, रोटी तो दिमाग सप्लाई कर रहा है, राइट? ये भारतीय का रोटी तो दिमाग सप्लाई कर रहा है, मुझे गोलियां दे दो, मुझे बुलेट्स दे दो, बैग में भर दो, हमारे पैकेट्स में भर दो। तो तुम मिलिट्री सर्विस में जा रहे हो, यू आर गोइंग टू सर्व एज अ मिलिट्री नर्सिंग। अब उसके लिए एक हाथ में आर्टिलरी होनी चाहिए और एक हाथ में बंदूकें होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई सैनिक घायल हो गया है और उस जीते जाते अवस्था में है, तो आपके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ डॉक्टर उसको बचाइए और एज अ मिलिट्री डॉक्टर आप उनको डिफेंड भी करना है आपको। यानी एक हाथ में डॉक्टर की पोस्ट है, एक हाथ में मिलिट्री की पोस्ट है, और दोनों पोस्ट कोलैबोरेट हो जाएंगे तब जाकर के आप क्या कहला रहे हो? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। यानी सपोज दैट हम कोई XYZ कोई फ्रंट है, वहां पे हमने अपनी 40 जवानों को भेजा है कि देखो भाई, हमारे गुप्त विभागों से ये पता चला है कि यहां पर हमले हो सकते हैं, आप वहां जाके पहले ही निगरानी करो, पहले ही पैचिंग कर दो। अब वो गए, आपके जाते ही वहां पे हमले शुरू हो गए, गोली बमबारी चालू हो गई, तो हमारे 40 जवानों में 20 जवान घायल हो गए। तो उस घायल जवानों का हम करें क्या? इतनी दूर हमने भेज रखा है, उसका करें क्या? तो हम क्या करेंगे, आपको भेजेंगे, यानी आपकी सर्विस के किसी लोग को वहां भेजेंगे कि आपकी रैंकिंग क्या करेगी, उनका वहां पे इलाज करेगी। कम से कम इतना तो इलाज कर ही दे कि वो वहां से जिंदा किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आ सके और अपने आप को एक टॉप सिक्योर मेडिकल ट्रीटमेंट दिखा सके। यानी आप एक ऐसे बंदे हो जिनकी मेडिकल भी चाहिए, राइट? तो इसमें आपने पहला क्या देखा, आपको इंडियन होना पड़ेगा, राइट? दूसरी चीज 25 दिसंबर आपकी न्यूनतम और 26 दिसंबर आपका अधिकतम उम्र सीमा होनी चाहिए। यानी अगर आप 21 साल के हैं या 21 साल के होने वाले हैं तो आप डालिए इस फॉर्म को, और अधिकतम आयु अगर आप 35 साल के हैं, क्योंकि इसको दौड़ाना नहीं है ना, राइट? आपको बनाना डॉक्टर ही है, और 35 साल की अधिकतम आयु है तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है? ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात देखिए, मैम क्या इसमें कोई फिजिकल फिटनेस भी है? ऑफ कोर्स फिजिकल फिटनेस है भाई। आप शरीर के किसी हिस्से से अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आप इसमें अप्लाई मत करिए। हो सकता है आप अपनी जान तो दाव पे लगा ही रहे हैं, आप 4 की जान पे और दाव लगा रहे हो। भाई मिलिट्री में जा रहे हो तो फिजिकल फिटनेस तो कंपलसरी होनी चाहिए, राइट? तो क्या बोला, मेडिकल फिटनेस विल बी एक्सेस एज पर मिलिट्री स्टैंडर्ड बाय द मिलिट्री अथॉरिटी। यानी कि हमारे जो मिलिट्री अथॉरिटी है उन्होंने जो एक पैरामीटर सेट करके रखा है कि हमारा इस दरवाजे के अंदर अगर आना है तो तुम्हारे शरीर में ये फिटनेस होनी चाहिए। सर कमर में मेरे दर्द रहता है, बोले गेट लॉस्ट। सर मेरे सिर में बड़ा माइग्रेन की समस्या, बोले गेट लॉस्ट। पता चला कि तुमको डॉक्टरी करना है, तुम कैसे सिर पकड़ के बैठे हो। यू शुड बी ऑलवेज लाइक अ फ्रंट। एक लाइन कहा जाता था ना, डिफेंस के ऑफिसर्स कहते थे, द एनिमी आर ओनली 50 यार्ड्स फार। तुम वहीं रुको, हम अकेले आएंगे। आप लोग को याद ना हो तुम याद दिलाए कि हमारे सेना का जवान और जज्बा ऐसा स्ट्रांग है कि आज हम पूरी दुनिया पे छाए हुए। हम वही हैं जिन्होंने इंडो चाइना हारे, हम उसके बाद फिर से खड़े हो गए इंडो पाक लड़ने के लिए और जीत गए। आप जरा सा सोच रहे हो, एक हारा हुआ दिमाग जो है वो हारी हुई दिमाग है। हमारी आधी संपत्ति जा चुकी है, हमारे आधे लोग मारे गए हैं, फिर भी इंडो पाक होने वाला और हम फिर से जाके खड़े हो गए। हारे तो हारे, फिर जीतेंगे, राइट? ये हमारी सैन्यता होती है, ये हमारी सैन्य बल होती है। तो आपके पास इतना पावर होना चाहिए। तो मिलिट्री सर्विस में आपका फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सीबीटी टेस्ट होगा। सीबीटी टेस्ट किसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब देखो हम रह रहे हैं डिजिटल इंडिया में, हाँ, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है हम सब डिजिटल बना देंगे। बोले मैम सब सीरियसली सब डिजिटल बन रहा है? भैया 2 एग्जाम को छोड़ करके, कौन कौन सा? यूपीएससी के सारे एग्जाम को अभी भी ऑफलाइन किया गया है। कौन कौन से एग्जाम यूपीएससी के हैं? सीएससी है, सिविल सर्विसेज, दूसरा है आपका क्या बोलते हैं सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, तीसरा है एनडीए, चौथा है सीडीएस, पांचवा है सीपीओ। ये 5 एग्जाम में, और एक है ईपीएफओ में परीक्षा सीबीटी नहीं होती है। बाकी जितने पेपर अब ऑनलाइन हो रही है, सब किसी पेपर आपकी ऑनलाइन हो रही है। और जो पेपर अगर ऑफलाइन आप करा भी रहे हैं तो आप क्वेश्चन पेपर आप रख लेते हैं। आप क्वेश्चन पेपर बच्चों को नहीं दे रहे हैं, केवल यूपीएससी दे रही है, क्योंकि यूपीएससी इज नॉट अ छोटा मोटा कमीशन। यूपीएससी अपने आप में पिता स्वरूप है कि ठीक है ले जाओ, देखो कितना चीटिंग। कभी सुना है कि इंडिया की चीटिंग हुई है, इनकी चीटिंग हुई है? अरे तुम्हारे दिमाग से ऊपर यूपीएससी सोचता है और पेपर दिलवाता है। हम जहां सोचते भी नहीं है, यानी कि 10 एग्जामों को मिलाकर के 1 एग्जाम होता है यूपीएससी, और उससे निकलने वाला बच्चा 500 जनता का भागीदारी एक बच्चा कर रहा होता है। यानी 2100 लोगों को एक सीट कैबिनेट करवा रही है। वो कौन होते हैं? यूपीएससी होती है। तो छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। हमारे इस एग्जाम में एग्जाम कैसा होगा? सीबीटी, यानी तुमको कंप्यूटर पे बैठ के टेस्ट देनी पड़ेगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके, यहां लिखा भी है क्या, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट विल अंडरगो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी, राइट?
अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ही वो कौन कराएगा? एनटीए। अब जान ही रहो भारत की जितनी एग्जाम है वो एनटीए ही करा रही है। एनटीए कौन? नेशनल टेस्ट एजेंसी। सीयूईटी हो गया जिसकी चर्चा हम लोगों ने अपनी कुछ वीडियो में की है, और भी कितने एग्जाम हो गए, सब एनटीए करवा रही है। यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी हमारी एक एजेंसी है जिसको गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भाई हमको किसी और काम में लगा दो, तुम जॉब पेपर पे लो ट्रांसपेरेंसी के साथ। कोई बच्चा ये ना कह दे कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, एग्जाम रद्द करा दो। इतना समय नहीं है कि मैं आज एग्जाम रद्द कराऊं और कल रद्द करा दूं। तो भैया तुम पेपर लो। बड़ा सजग एजेंसी है ये, बढ़िया से टेस्ट करवाएगी, बढ़िया से क्वेश्चन देगी आपको, बढ़िया से उसको करेक्शन कराएगी, एलिक्वाइट कराएगी। कोई टेंशन नहीं आने वाली है क्योंकि आप एनटी हो भाई, आपसे कोई छेड़छाड़ मजाक की उम्मीद की ही नहीं जा सकती है क्योंकि आप बहुत बड़ी एक प्राइवेट संस्था हो। ओके, अब देखिए कब होने वाली है? 14 जनवरी 2024 को, ठीक है। 14, अभी मैंने क्या बोला कुछ देर पहले कि ये सर्विसेज कैसी हैं, एक सेकंड की भी देरी नहीं। पता है आप जिस सर्विस की तैयारी करें उसमें ऐसे पूछा जाएगा कितने बजे आना है, तो ऐसे कहते हैं 9:13। अरे भाई 9:15 बोला जाता है, 9:30 बोलते हैं। ये 9:13 क्या होता है? रिपोर्टिंग टाइम मतलब 9:13, यानी जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप आए हो 9:13 बजना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये दोनों कंधों पर गन लगा के कहते हैं चलो आओ तुम्हारा 9:13 से 9:15 करवाएं। 13 कहा गया था मतलब 13। इतनी टाइम पंचुअलिटी है। तो इतनी टाइम पंचुअलिटी ये पहले से ही एग्जाम्पल देते हैं। क्या बोल रहा है? एग्जाम कब करवाएंगे हम? 14 जनवरी 2024। यानी तैयारी के लिए समय कितना बचा है? बड़ा कोई भी चीज इतने टफ नहीं होती क्योंकि यहां पर कट ऑफ नहीं पाना, यहाँ पे केवल क्वालिफाइंग चाहिए। इसमें कोई कट ऑफ तो चाहिए नहीं, केवल क्वालिफाइंग चाहिए। 50% ले आओ, पास होके जाओ, बनो, राइट। तो ये क्या बोल रहा है आपके पास में कि 14 जनवरी 2024 को आपके एग्जाम्स होंगे। होगा कैसा? एमसीक्यूज टेस्ट होगा। एमसीक्यूज मतलब क्या? आपके 4 ऑप्शन होंगे। भाई ये गोला भरते थे जैसे पहले तुम, अब उसमें तुमको टिक करना है। अब तुमको उसमें केवल माउस के थ्रू तुमको ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। आगे देखो इंग्लिश लैंग्वेज। अब क्या क्या आएगा इसमें? 4 चीज तो जाननी चाहिए। क्या क्या? फिजिक्स, क्योंकि बीएससी नर्सिंग भर रहे हो भाई, नर्सिंग में तुमने फिजिक्स पढ़ा ही होगा, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, बायोलॉजी पढ़ा होगा। देखे तुम्हारी बुद्धि कितना काम करती है, यानी रीजनिंग तुमको पढ़ना ही है। और क्या पढ़ना? इंग्लिश। इंग्लिश तो तुम खो मत देना। अगर एसआई बनने निकले हो तो भले इंग्लिश को साइड रखो, बट इंडिया का जो भी एग्जाम कर रहे हो तुम्हारे लिए इंग्लिश इज वेरी कंपलसरी, ठीक है। अब तुम नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? 3 सेट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपने 12वीं तक के एकदम सुरूर के साथ पढ़ा हुआ है तो आपके लिए एग्जाम बहुत आसान साबित होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया। दूसरा कौन? इंग्लिश। तीसरा कौन? इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग। पेपर कैसा होगा? सीबीटी टेस्ट होगा। क्या हुआ? लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एमसीक्यूज बेस्ड होगा। क्या क्या होगा? इंग्लिश चाहिए जो मैंने अभी बताया आपको, और जनरल इंटेलिजेंस चाहिए यानी कि रीजनिंग चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब मैंने क्या बताया? कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है बेटा, देयर इज नो एनी निगेटिव मार्क्स। आपने अगर पूरे भी लगा दिए ना जय माता दी करके, जय माता दी 1, जय माता दी 2, और तुम्हारा जय माता दी स्ट्रॉन्ग है, यानी तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग है, तुम पास हो सकते हो। बट याद रखो ये इससे केवल प्री पास कर सकते हो, इंटरव्यू नहीं, ठीक है। तो यदि तुम्हारा जय माता दी स्ट्रॉन्ग है कि ऐसा ABCD जय माता दी A लग गया और तुम पास हो गए, ओके पास हो सकते हो। बट पेपर नंबर 2 में क्या? मेडिकल में क्या? इंटरव्यू में क्या? तो बोले मैम पहले प्री पास करने दो। वेरी गुड, बिल्कुल पास करो, नेगेटिव मार्क्स नहीं, जितनी मर्जी है सारे एग्जाम में डाल दो। 100 क्वेश्चन है 100 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एनडीए सीरीज की तरह थोड़ा है कि अगर 4 सही किए गलत किया तो माइनस, बराबर कर दिए सबने। आपने क्या बोला? देयर इज नो एनी नेगेटिव मार्क, और इसमें कोई कट ऑफ भी नहीं है बेटा जी, इसमें केवल क्या है? क्वालिफाइंग मार्क्स। यानी मुझे लगता है कि तुमको मेरा दोस्त होने के लिए ये क्वालिटी चाहिए। तो मुझे लगता है कि तुमको एमएनएस में आने के लिए तुम्हारे पास केवल 50% की मान्यता होनी चाहिए। 50% ले आओ, तुम्हारे अंदर 50% की अगर उपलब्धि है पाने की तो तुम आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट 49% ना हो जाए, भले 90% इधर हो जाए। 90% आया तो तुमको सिर पर नहीं बैठा लेंगे, एग्जाम तो तुमको अभी भी देना पड़ेगा। और 49% है तो शक्ल मत दिखा देना अपनी। यानी कि आपको दोनों कंडीशन में इतनी बात याद रखनी है, 50% क्वालिफाइंग नंबर, बट इतना ही पढ़ लो जिससे आपका 50% निकल जाए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? आप अभी मैंने क्या बोला? एनटीए सरकार, ये क्या बोलते हैं, गैर सरकारी संस्था है, तुम अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हो, राइट ना। एंड क्या बोल रहा है? सीबी मार्क्स 50% चाहिए और द कैंडिडेट विल बी एबल टू व्यू देयर ओन स्कोर। आप अपनी स्कोर खुद ही चेक कर लो, कोई बिचौलिया है ही नहीं कि मैं बताऊंगा मार्क्स कितने, मैं नहीं बताऊंगा। आप इस साइट पे जाओ, अपने टोटल नंबर देखो, कितने अप्लाई किए हो, कितने अटेम्प्ट किए हो, कितने नहीं अटेम्प्ट किए हो, कितना टोटल मार्क्स है, कितना उन्होंने कट ऑफ दिया है, पूरी बात ये इधर छाप देंगे, क्योंकि तुमको एग्जाम ही कराने के लिए पैसे मिल रहे हैं ना, अच्छे से कराओ। तो एनटीए की साइट पे जाकर के तुम अपना पूरा स्कोर भी देख सकते हो, कितने स्कोर है तुम्हारे, राइट ना। आगे देखो, और अगर तुम्हारा बाय गॉड ग्रेस अगर तुम्हारा मार्क्स निकल गया तो देखो, इंडियन आर्मी
सर्विस। क्या करेगी? बोलेगी कि आ जाओ, ओके। अब वो आपको क्या करेगी? वेलकम करेगी, कॉल करेगी। अब क्या हो सकता है? देखो, इंटरव्यू है, पेपर में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किए, देखें जरा पेपर के अलावा तुम कैसे हो, ठीक से बात करते हो कि नहीं, ठीक से चलते हो कि नहीं, तुम देखते कैसे हो, देखे तो तुमसे मिल करके। लड़की लड़का का जब फोटो आता है ना, उसके अलावा भी हम देखने जाते हैं और कहते हैं जरा साइड व्यू देना, जरा लेफ्ट व्यू देना। मतलब हम कहीं से भी कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। मुझे एक बिल्कुल परफेक्ट बंदा चाहिए। देखो, परफेक्ट तो कोई है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि तुमने गलती नहीं करी मैंने नहीं करा। परफेक्ट वही बंदा जिसने गलती कम की है। आजकल बंदा कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट वही है जिसने गलतियां कम की हैं, और जो परफेक्ट नहीं है उसने गलतियां कई की हैं। अब तो ये नहीं बोल सकते हम परफेक्ट या नॉट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट वही है जिसने गलतियां जिंदगी में कम की है, वही बंदा परफेक्ट है। आप में भी इंटरव्यू ली जाएगी, कौन इंटरव्यू लगा? वही बड़े बड़े साहब लोग लेंगे। कौन? आर्मी वाले भैया, जो बड़े बड़े साहब होते हैं, बड़ी बड़ी मूछे वाले, वही आएंगे आपका इंटरव्यू लेने के लिए। अब इंटरव्यू में क्या है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यानी कि अगर जितने बंदे बैठे थे एग्जाम में, उसका 1/10% बंदे कहाँ आ जाएंगे? सेलेक्ट होकर के आ जाएंगे इंटरव्यू में, और उसी का 1/10 भाग सेलेक्ट होकर कहाँ जाएंगे? आपके फिजिकल ट्रेंड्स में, ठीक है। और उसी के बंदे क्या जाएंगे? जाके पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, उसके बाद जाकर के ऑफिसर्स बनेंगे। तो क्या बोल रहा है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट को कहाँ बुलाया जाएगा? दिल्ली, राजधानी में बुलाई जाएगी, क्योंकि राजधानी में ही सारे टेस्ट होते हैं। तो वो आपको कहाँ पे बुलाएंगे? इंटरव्यू बुलाएंगे। इंटरव्यू कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? दिल्ली में। मणिपुर से हो, आप बिहार से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, आना पड़ेगा दिल्ली, केंद्र में आना पड़ेगा, जहां पे भारत की सरकार काम करती है, जहां पे भारत की होम मिनिस्ट्री काम करती है, रेगुलेशन होती है। तो आपको कहां पे इंटरव्यू में जाना पड़ेगा? दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। और जितनी वैकेंसी है, यहाँ पे लिखा सब्जेक्टेड अवेलेबल वैकेंसी, जितनी वैकेंसी है उसी आधार पर हम करेंगे। तो तुम बाद में नौटंकी मत करना कि इतना पेपर तो आपने दिया था, आपने क्लेम पहले से किया हुआ है। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ वैकेंसी लिस्ट, यानी हाउ मेनी वी हैव द वैकेंसी, अकॉर्डिंग टू देयर वैकेंसी वी आर नाउ गोइंग टू सेलेक्ट एंड नॉमिनेट द कैंडिडेट्स नेम। तो यहाँ पे आपके पास वैकेंसी अवेलेबल होना चाहिए। देयर आफ्टर द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू द मेडिकल एग्जाम, उसी दिन मेडिकल एग्जाम होगा। और ये सारा प्रोसीजर कितना दिन लगेगा? 5 दिन, 3 से 5 दिन लग सकता है, मिनिमम 3 दिन लग सकता है, मैक्सिमम 5 दिन। अब जैसे बहुत सारे बच्चे लोग आ गए हैं तो समय ज्यादा लग जाएगा, 1 by 1 रोल अप हो रहा है तो 5 दिन लग सकता है। तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। बोलो मैम 3-5 दिन रहेंगे कहाँ? वो तुम समझो कहाँ रहोगे, राइट। ये उनका टेहरक नहीं है, रहना खाना, ये बर्तन कपड़े ये सब तुम्हारा केस है। ये इसमें आर्मी कुछ नहीं करेगी, इसमें एनटीए कुछ नहीं करेगी। तो यदि बिहार से हो, यूपी से हो, गुजरात से हो, मणिपुर, इम्फाल, जम्मू कश्मीर कहीं से हो और दिल्ली गए हो, तुम अपना इंटरव्यू पास कर लिए, तुम्हारा इंटरव्यू निकल गया। अब क्या होना? तुम्हारा फिजिकल होनी है और मेडिकल होनी है। और इन सारे प्रोसीजर में कितना समय लगता है? या तो 3 दिन या तो 5 दिन। और साफ साफ लिखा हुआ है अरेंजमेंट फॉर एकमेंडेशन। एकमेंडेशन मतलब क्या? आश्रय, रहने का जो ठौर ठिकाना है। अरेंजमेंट ऑफ एकमेंडेशन विल बी द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कह रहा कि आओ तुमको घर दिलाएंगे हम और बढ़िया होटल दिलाएंगे, नहीं, ट्रेनिंग्स में जरूर होटल दिलवाएंगे, एकदम लग्जरियस होटल दिलवाएंगे। बट अभी तुम सेलेक्ट नहीं हुए, तुम केवल आए हो यहाँ मेडिकल फिजिकल इंटरव्यू के लिए। और इन तीनों केसेस में आपको 5 दिन का समय लगेगा। 5 दिन कोई जाकर वहां लॉजेस बुक कर लेना, लॉज होटल कुछ भी बुक कर लेना, ताकि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केस में आए। एक नोट लिखा हुआ है, नो कॉरेस्पॉन्डेंस क्वेरीज विद देयर रिगार्ड विद द एंटरटेन। अब इसके रिगार्डिंग वो तुमको कोई एंटरटेनमेंट नहीं करने वाले भैया। आर्मी वाले एकदम सख्त होते हैं, ठीक है। मैंने अभी बोला आपसे 14 मिनट, यानी 6:14 मतलब 6:14, ना तो 15, 13 के 14 के पहले हो सकता है, 13, 12, 10 हो सकता है, मतलब 14 मतलब 14, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी। कह दिया तो कह दिया। और इतना वो डिसिप्लिन बना देते हैं तुमको कि तुम खुद ही थक जाओगे। कभी कभी क्या होता है कि तुम सर्विस ज्वाइन कर लियो, घर पे आओ तो तुम्हारे घर वाले नहीं पहचान पाएंगे, ये बंदा वही है जिसको हम लोगों ने भेजा था, ये बंदा वही है जो 10 बजे तक सो के उठता था फैल करके, ये बंदा वही है 6 बजे उठ जाता है, 6:30 बजे तक बढ़िया ब्रेकफास्ट वगैरह करके 7 बजे तक रेडी। क्योंकि आपने क्या किया है? अपने आप को पॉलिश कर दिया है, शार्प कर दिया, डिसिप्लिन बना दी है, राइट ना। आगे देखिएगा मेडिकल एग्जाम में क्या क्या होगा। देखो, तुम खुद ही डॉक्टर बनने वाले हो तो मेडिकल एग्जाम तुमसे बड़ा कौन जानेगा। फिजिकल फिटनेस सिलेक्टेड कैंडिडेट विल फाइनली बी डिटरमाइंड बाय योर मेडिकल। तुम इंटरव्यू निकाल लिए, तुमने प्री निकाल लिया, सीबीटी टेस्ट दे ली, जिसमें तुमने इंग्लिश, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दे लिया, पास हो गया। फिर तुम आगे इंटरव्यू में, इंटरव्यू पास हो गए। फिर तुम आगे फिजिकल में, फिजिकल दौड़ाएंगे थोड़ा बहुत, उठा बैठा के देखेंगे कि उठ बैठ जाते हो ना, कमर में दर्द वगैरह तो नहीं होता, वो करवा लिया तुमसे। प्री टेस्ट कर लिया तुमने, फिजिकल टेस्ट ले ली, इंटरव्यू टेस्ट ले लिया। अब फाइनली मेडिकल राउंड होता है, राइट ना। मेडिकल राउंड तुम्हारा हो रहा है कि देखे तुम्हारा बॉडी के अंदर का फंक्शन सब ठीक से काम तो कर रहा है ना। तो मेडिकल लेगा। मेडिकल में क्या क्या है? फिजिकल फिटनेस कैंडिडेट मस्ट बी फाइनली डिटरमाइंड बाय अ मेडिकल बोर्ड।
अब मेडिकल हो रही है तुम्हारी, क्या क्या मेडिकल कराएंगे, मेड बाय द ऑफिस ऑफ DGPF-MS, जिसमें तुम्हारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सरे हो जाएगी, चेस्ट एंड USG वगैरह हो जाएगा। देखा जाए तुम्हारे एब्डोमेन में, तुम्हारे चेस्ट में सब ठीक ठाक तो है, 25 बार दंड वंड करा दिए तो तुम्हारा लंग्स कहीं एकदम ब्लास्टिंग पोजीशन पे तो नहीं है, थोड़ा सा दौड़ा दिए तो ऐसा तो नहीं कि तुमको अस्थमा का अटैक आने लग गया, थोड़ा सा तुमको शॉर्ट पुट इनपुट कर दिया जाए तो ऐसा तो नहीं कि तुम थक गए, हाँ, कहीं बोल दिया कि चलिए ये 180 मीटर की चढ़ाई चढ़नी है तो तुमने 180 बार कहा, व्हाट 180 मीटर, आर यू मैड और व्हाट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड और व्हाट। यानी तुम्हारी पूरी फिजिकल ली जाएगी, पूरी मेडिकल ली जाएगी कि इस बंदे को अगर हम दंड करा दिए, कम से कम अप एंड डाउन करा दिया, 5-6 राउंड मैंने इसको रनिंग करा दिया, तो बंदा थक तो नहीं गया, ये बंदा ठीक ठाक पोजीशन पे तो है, तो आखिरी हो गया तुम्हारा मेडिकल, पास हो गया तुम यहाँ पे, कांग्रेचुलेशन, नाउ तुम सिलेक्ट हो गया। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, प्रेगनेंसी विल बी अ कॉज ऑफ रिजेक्शन, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो तुम कुछ भी बोल रहे हो यार, पहली बात कि अनमैरिड लड़कियां ही अलाउड हैं, मैरिड गर्ल्स इज नॉट अलाउड, राइट, मैरिड गर्ल्स इज नॉट अलाउड देयर, तो अनमैरिड लड़कियां ही वहां पे अलाउड हैं। लेकिन फिर भी हमारे गवर्नमेंट ने साफ साफ एक बात कही, प्रेगनेंसी और यूट्रस में किसी भी तरीके की लेन देन वो कैचअप नहीं करेंगे, वो एंटरटेन नहीं करेंगे। तो यदि प्रेगनेंसी है तो आप मेडिकल में आउट हो सकते हो, यूट्रस से कोई समस्या है तो आप मेडिकल में आउट हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल का ही केवल ये कॉल है, ये फीमेल की ही केवल एंट्री है। तो इन्होंने साफ साफ एक बात कही, प्रेगनेंसी विल बी अ कॉज ऑफ रिजेक्शन व्हाइल अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन, द लेडी कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फिट 24 वीक्स आफ्टर एन कंप्लीटेड वेजिनल डिलीवरी। और अगर आपने डिलीवरी कराई है तो कम से कम 24 वीक्स अपर होना चाहिए, ठीक है। खैर ये तो मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हम लोग को अनमैरिड गर्ल्स को कॉल कर रहे हो आप, तो इसका केस ही नहीं होना चाहिए। बट सरकार ये जानती है कि बहुत सारा ऐसा केसेस है जहां पे वो लोग लिव इन रिलेशंस पे रहते हैं, जहां पे इस बात की मैंडेटरी नहीं बनती है। कुछ मॉडर्न सैक्रिफाइस टाइप के पीपल हैं जिनको लगता है कि फॉर गेटिंग बेबी वी डोंट हैव टू गेट मैरिड, तो उनके लिए भी इन्होंने कोट कर दिया, ऐसा ना हो कि वो सीधा चले आप बोले मेडिकल सर्टिफिकेट तो ये रहा, मैरिड सर्टिफिकेट बोला हमारी शादी नहीं हुई है, राइट। वो चाहते कि सारी सुविधाएं बोले, वो ये भी सुविधा ले कि कैलिब्रेट है हम, वो ये भी सुविधा ले कि कंक्यूबनेज है हम, और वो ये भी सुविधा ले कि हमको जॉब भी दे दो आप। तो इन्होंने अपनी एक एक पॉइंट को क्लियर रखा कि कहीं आप किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना कर सके। दूसरा क्या लिखा हुआ है, 12 वीक्स आफ्टर MTP एबॉर्शन, अगर एबॉर्शन कराई है तो 12 वीक्स बाद होना, 12 वीक्स बाद आइए आप। 12 वीक्स के पहले यदि एबॉर्टिव है आपका यूट्रस, यानी आपके पेट में एबॉर्शन के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो गेट लॉस्ट, राइट। तुम एक काम करो, पहले वही कर लो, राइट, पहले आप यही सब कर लो। सर्विस है ये, दिस इज, मैंने बार कहा सर्विस, सर्विस मतलब होता है सेवा भाव, सेवा भाव के लिए समर्पण होना चाहिए। और यदि किसी कारणवश ये सब होता है तो आपको फिजिकल फिटनेस बहुत कंपलसरी है। आप लोग को याद होगा एक अनुरिमा थी, मिसेस अनुरिमा ट्रेन से गिर जाती हैं, राइट ना, और ट्रेन से गिरने के बाद उनके ट्रेन की पटरी पर उनकी बॉडी रहती है और ट्रेन जाती है, उनका पैर कट गया था, उनको किसी ने हॉस्पिटल ने थॉर नहीं कराया तो चूहे ने उनके पैर को 2 दिन कूरेदा। फाइनली उनके विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उनको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, बोला जाता है कि भैया आपका पैर तो बचा नहीं, अब आप क्या करेंगे। तो बछेंद्री पाल रहती हैं, पर्वतारोहणी रहती हैं वो, और भारत में पहली बार माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली महिला बछेंद्री पाल रहती हैं। तो बछेंद्री पाल के यहाँ जाती है तो बोलती है कि तुम्हारा क्या है, तुम यहाँ क्यों आई हो, पैर तो है नहीं तुम्हारे, यहाँ तो फिजिकल फिट लोग आते हैं। बोले मैडम मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है। बोला माउंट एवरेस्ट पर क्या, नहीं, उन्होंने कहा कि विश्व की 7 महान चोटियों पे जाना है। बोला मैडम विश्व की 7 महान चोटियां तो दूर की चीज़ है, तुम माउंट एवरेस्ट चल लो तो बहुत दूर की चीज़ है, तुम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर चल लो तो बहुत चीज़ है। तो बोला किससी बात कर रहे हैं, एक तो हम भारतीय ऊपर से महिला मुझे छेड़ रही हैं आप। उसने माउंट एवरेस्ट नहीं, वो पूरे विश्व की 7 महानतम चोटियां गई, वो वही बंदी गई जिसका पैर नहीं था। तो पैर न होने का केसेस अलग है, समर्पण भाव अभी भी एक्टिव है आपको। लेकिन अगर आपके बॉडी में कोई भी फिजिकल चैलेंजेस है, अब मिस्टर स्टीफन हॉकिंस को कौन नहीं जानता, पूरा शरीर विकलांग पड़ा हुआ फिर भी समय से लड़ रहा बंदा, एंड द स्टडी ऑफ टाइम लिख दिया। वही स्टडी ऑफ टाइम जो विश्व की सबसे बड़ी बेस्ट बुक सेलिंग के रिकॉर्ड्स में आती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सीमा रेखा से ऊपर जाकर के काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी सीमा खुद ही बना लेते और सीमा को क्रॉस करने की उनमें हिम्मत नहीं होती है। मिताली राज, द कैप्टन ऑफ वुमेन क्रिकेट टीम इन इंडिया, हैज कोटेड समवेयर कि मैं अपनी बाउंड्री खुद बनाती और खुद ही तोड़ती हूं ताकि मैं अलग बाउंड्री बना सकूं। तो इतना जज्बा अगर तुम्हारे अंदर है, इतनी हिम्मत है, तो आर्मी इज कॉलिंग यू। आर्मी दिल खोल करके तुमको बुला रहा है, और अपने इस जीवन को नष्ट मत करो, इसको कहीं यूटिलाइज करो। मर के कहीं पाई जाओगी, राइट ना, किसी दुश्मन ने गोली मार दिया, कहीं ऐसे पड़े हुए तो शहीद कहलाओगी, राइट ना।
अगर कहीं मर के ऐसी स्थिति में पाए गए तो आप शहीद कहलाओगे, वीरांगना कहलाओगे, और एक कैजुअल सी मौत मरेगी तो 4 लोग भी नहीं आते। तो सीधी सी बात है कि ये सर्विस है, इसके लिए आपका समर्पण, आपका एट्रीब्यूशन बहुत कंपलसरी है। आप कहीं से थोड़ा बहुत ऊट पटांग भी होंगे तो वो सह लेंगे, बट ये चीज बहुत जरूरी है, राइट। और लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, फाइनल सिलेक्शन। चलो यहां से भी तुम फिट हो गई, हाँ यहां से फिट हो गई, ये सारी चीजें हो गई, तो वो कैंडिडेट को सिलेक्ट कर देगा, बताएगा देखो भाई तुम फिट हो, देखो भाई तुम अनफिट हो। तो फिट वालों की एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, फिट वाले की लिस्ट बन गई, आकांक्षा, अनाचल एटसेट्रा एटसेट्रा हैज क्वालिफाइड, ओके, by the president of the medical board including the procedure of the requesting of appeal review medical board। यानी ये दोनों बोर्ड क्या करेगी, इस बंदे को फाइनल ट्रीटमेंट देगी कि चलो तुम आ जाओ भैया, तुमने इतनी बड़ी कुरुक्षेत्र, इतना बड़ा दौरा हासिल किया है, प्री निकाली हो तुमने इंटरव्यू निकाला, तुमने मेडिकल निकाली, तुमने फिजिकल निकाली, भैया तुम एकदम परफेक्ट जोन हो, हम वेट नहीं कर सकते तुमको अपने यहाँ बुलाने के लिए। वो तुमको कॉल करेंगे, तुमको वेलकम करेंगे, तुमको सहृदय गले से लगा लेगी सरकार। हाँ, अब देखिए फाइनल सिलेक्शन में क्या होता है, ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एज पर द वैकेंसी। मैंने क्या बोला, जितनी वैकेंसी उतने बंदे। अब ऐसा नहीं बोला कि 700 लोग हैं सबको दो, कैसे 700 दो भैया, मेरे पास 400 वैकेंसी है, तो 400 में 30 लोग को छट्टा पड़ा, छठ ही जाते हैं, वो मेडिकल में छट जाएंगे, फिजिकल में छट जाएंगे। Who are pronounced medically fit is all aspects will be sent call letter to report various hospitals in the armed forces। सुनो, जब तुम्हारा वो कॉल लेटर खुलेगा ना जिसमें इंडियन आर्मी लिखी होगी, तो बस उस दिन तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। ये जो कॉल लेटर होती है अपने आप में बड़ी बात होती है, तुमको वो बुला रहे हैं, राइट, वो तुमको वो बुला रहे हैं, वो जहां पे जाने के लिए जनता या कोई भी बंदा मरता रहता है, तुम्हारा जिंदगी सार्थक हो गया। वो कॉल लेटर जो तुम ऐसे खोलोगे ना, एंड वो कहेगी कि तुमको हम बुला रहे हैं, तुम आओ, पहले हम बुला रहे थे अब तुम आओ, वो तुमको कॉल करती है। देन एक टीए होता है, राइट, द कैंडिडेट कॉल फॉर द इंटरव्यू विल बी पेड स्लीपर क्लास रेलवे फेयर फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेसिडेंट। अब सुनो, लाली आ रही है भैया, हाँ उनकी बच्ची आ रही है, उसके आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो तुमको कॉल लेटर तुम्हारे घर पे भेजेंगे। तो मेरी बेटी, देश की बेटी अगर वहां तक जा रही है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारे आने जाने का किराया भी वही देती है, राइट। बट अब याद मत रखो कि सर फर्स्ट एसी में आए क्या हम, नहीं, फर्स्ट एसी में जाना है तो जाओ, लेकिन पैसे तो तुमको स्लीपर क्लास का ही मिलेगा। ये साफ साफ कह रहा है कि हम तुमको स्लीपर क्लास रेलवे का देंगे, तुम सर्विस करने जा रही हो, तुम लग्जरी करने नहीं जा रही हो कि फर्स्ट क्लास एसी में हमको बढ़िया नूडल्स खाते हुए वहां तक पहुंचना है, इतना बंदोबस्त सरकार नहीं करेगी, ठीक है। अगर तुमको करोगे मैम मैंने कभी स्लीपर में सफर नहीं किया, नहीं करूंगी मैं, मत करो, फर्स्ट एसी में अपना खुद का रिजर्वेशन कराओ, सरकार तुमको स्लीपर का पैसा दे देगी, ठीक है। वो बोर्ड जहां तुम जा रही हो स्लीपर का तुमको पैसा देगी जितना लगता था, बाकी तुम अपने पैकेट से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रहना है, ये कमरा दिया गया, बोला हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो ठीक है, लग्जरी रूम अपना कराओ, सरकार तुमको उसी फीस देगी, हमको 300, इसको 300, तो तुमको 1200 देगी। अगर देना होगा तो फिर सबको देना पड़ेगा ना, ये सर्विस है, तुम लग्जरी नहीं करने जा रही हो वहां पे कि बढ़िया एकदम नहा धो करके ऐसा करके, नहीं भाई, तुम वहां धूलों में खेलने जा रही हो, तभी तो वीरांगना कहलाओगी, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, प्लेसेस ऑफ द इंटरव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द बैक ओनली ऑफ द सबमिशन ऑफ द ओरिजिनल टिकट्स। और उसके बाद तुमको बुलाने का भी खर्चा उनका, तुमको भेजने का भी खर्चा, भोजन भी वही कराती है, ठीक है, मस्त भंडारा कराती है, खाना तो इतना मस्त देगी तो तुम कहोगे कि चाय अगर हो तो ऐसी हो। बनाता कौन है, ये बंदूक चलाने वाले हाथ तुम्हारा कढ़ाई वगैरह सब छूते हैं, वही लोग बनाते हैं, तो सोचो खाने में टेस्ट कैसा होगा, और तुम वो सब एंजॉय करने जा रही हो। कुछ नहीं, सर्विस हटाओ, एक कप चाय वहां का पी लेना, उसके बाद कहोगे कि आना है तो मुझे यही आना है। देखती हो चेहरे पे कितना नूर बरसता है उनके, कोई भी इधर काला लगाए हैं, इधर काला लगा रहे कि चेहरे से नूर टपकता है, क्यों, हाथ में इतने बड़ी तुम्हारी सार्थकता है, तुम देश की सेवा कर रही हो, हाँ भारत माता की सेवा कर रही हो, इससे बड़ी सार्थकता तो कुछ हो ही नहीं सकती है। एंड फाइनल क्या है, नोट देखो क्या लिखा हुआ है, candidate called for the interview found not in the possession of the document as per eligibility criteria will be rendered ineligible to appear for the interview and the selection liable to the cancel। सारा पेपर तैयार रखना है तुमको, 12th का, 10वीं का, आधार, पैन और जो भी डॉक्यूमेंट ये तुमको वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे वो सारा डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखना। और अगर तुम्हारा एक भी डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो तुमको रेंडर्स पे रखेंगे, तुमको बोलेंगे कि कितना दिन में डॉक्यूमेंट ले आओगे, बोले 1 हफ्ता, बोले जाओ लेकर आओ। लेकिन अगर तुमने कहा कि सर डॉक्यूमेंट नहीं है, बोले गेट लॉस्ट, कैंसल्ड, कैंसल, तुम्हारा सीट किसी और का, तुम इतना तुम्हारे अंदर समझ नहीं है, इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम पहला स्टेप अपना पेपर ठीक से रह पाओ, क्या तुम देश की सभ्यता संभालोगी। तो तुम्हारा अगर पेपर सारा रेडी है तो दे आर गोइंग टू कॉल यू, अगर तुम्हारा पेपर सही नहीं है तो कैंसल, अगली बार आना, पेपर पे करवा के अगली बार आओ। तो जब भी हम फॉर्म भरने जाते हैं ना तो सारा अपना पेपर वगैरह ठीक से रखते हैं, क्योंकि ये मान के चलो कि तुम्हारा सिलेक्शन होना है, और अपने आप को वर्दी में उस गन्स के साथ देखो, उस कैप के उस हैट के साथ देखो, और देखो कि ऊपर झंडा है, नीचे तुम खड़ी हो, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि बस एक ही जिंदगी में इच्छा है
कि शरीर तिरंगे से लिपटा हो, और वो तिरंगे से लिपटने का मौका केवल एक देता है, आर्मीज, राइट ना। होठों पे गंगा हो, हाँ, बॉडी में तिरंगा है लगा हुआ है और होठों पे गंगा लगा हुआ है, बस यही मतलब इतनी ही जिंदगी चाहिए, राइट। और इतनी जिंदगी केवल केवल इंडियन आर्मी फोर्स ही दे सकती है। जैसे है लपक के ले लो, जो भी कैटेगरी दे रही लपक के ले लो, सोचो मत, डोंट वेट एंड वॉट, राइट ना। एंड एक और देखो एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है, फाइनली क्या क्या होता है। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द ग्रांट एसएससी, ऐसे समझते हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मत बोलना, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। In the MNS will be liable for the 5 years extended to be the total tenure of 14 years anywhere in the Indian same was military nursing services regular 5-5-4 यानी 5 साल 4 साल 5 साल कैटेगराइज 5 साल कैटेगराइज 4 ईयर टेम्पररी, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, शॉर्ट सर्विस कमीशन बोल रहा है ना। तो यदि इतना आपने किया है ना तो वो आपको रेगुलर कर देगा। कहाँ कहाँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, डॉक्टर बन के जाओगे आप। आगे देखो एलिमिनेट क्या होता है, एलिमिनेट की बात अभी नहीं कही जाए, बस देख लिया जाए कि पोस्टेस कैसे कैसे मिलते हैं आपको। चलो इसमें पोस्ट क्या होता है, लेफ्टिनेंट बनते हो आप ऑन एंट्री, हाँ, घुसोगे तो यहाँ पे मिलेगा, यू नो, यहाँ पे आपके स्टार्स मिलेंगे, इंडियन हैट्स मिलेगा, बाउटमेंट मिलेगा, राइट ना। प्रमोशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन नर्सिंग ऑफिसर इज अंडर लेफ्टिनेंट ऑन एंट्री। कैप्टन कब बनोगी, 3 years ऑफ रेक्विजिट कमीशन सर्विस, 3 साल सर्विस तुमने ठीक से पे किया तो तुमको हम कैप्टन का देंगे ओहदा, और मेजर का ओहदा मिलेगा, राइट, मेजर का ओहदा मिलेगा कब, 8 साल। तुम्हारे पास कितने सर्विस के चार्जेस कितने हैं, 5-5-4 यानी 14 साल। 14 साल में बेटा जी तुम्हारे पास 8 साल की कीमत है, 8 साल में बनो मेजर, और मेजर बन करके घर आओ, बड़ा सा हैट पहन करके जिप्सी, यू नो, आर्मी की हरी वाली जिप्सी पे बैठ करके अपना हूटर बजाते हुए चले आओ। खैर हूटर इज नॉट अलाउड बट स्टिल दैट कैप एंड हैट इज इनफ फॉर यू, हाँ। तब तुम्हारे नाम से नहीं, बोले मेजर साहब इधर आइए, कैप्टन बन गई है ये लेफ्टिनेंट बन गई है, तुम्हारा नाम साइड में रख देंगे, मेजर साहब भी बुलाई जाओगी, चाहे तुम्हारा नाम कुछ भी हो, तुम्हारा नाम स्वाति है, तुम्हारा नाम कुमारी है, कुछ भी है, तुम्हारे नाम से कौन जानता है, तो बोला मेजर साहब इधर आइए। अब तुम्हारा नाम नहीं पता है, उनका तुम्हारा डेजिग्नेशन पता है, तुम इतनी ज्यादा रिच एम्बॉडीमेंट हो जाओगी। आगे देखो यहाँ भी सेम केस है, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में, ये परमानेंट में है। सेम केस है इसमें, ऑन ड्यूटी लेफ्टिनेंट, कैप्टन कब बनोगी, 3 साल में, मेजर कब बनोगी, 8 साल में। उसी तरह से ये बाकी से जितने जॉब से, यू नो, लेफ्टिनेंट कॉलोनिस्ट कब बनोगी, 16 साल में, और बाकी जो है वो बाई सिलेक्शन यानी इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, तब आपको ये सब चीजें। यहाँ तक आने के लिए तो भैया बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, संयम चाहिए, जो अंदर होता नहीं है। बस मन करता है ना, आर्मी ऐसी जॉब है कि छा गया तो छा गया। जनरल शाह मानी शाह को देखो, क्या नहीं झेला उन्होंने, कभी कभी 3-3 4-4 दिन तक भोजन नहीं जा रहा मुंह में, 5वें दिन तक नूर दिख रहा है चेहरे पर, हाँ। तो इतनी तक बात ही ना करो। अब लास्ट पोजीशन देखो, नर्सिंग ऑफिसर विथ बीएससी क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल फॉर 1 year अटेंडेंट ऑफ कमीशन, एंड विथ एमएससी क्वालिफिकेशन एलिजिबल फॉर 2 years अटेंडेंट फॉर द कमीशन। एमएससी के लिए 2 years, बीएससी के लिए 1 year अमेंडमेंट्स है। बस इतनी बातचीत थी तुम्हारी। परमानेंट सर्विस के लिए सेम केस है, राइट, ये परमानेंट कमीशन है, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसकी चर्चा के लिए हमारा वैकेंसी लिस्ट अभी अलाउ नहीं करता, तो बाकी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। बट थोड़ा सा यहां देख लो कैसा भरना है। ऑनलाइन जब फॉर्म भरोगे तुम और एग्जामिनेशन तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, हाँ, तुम फॉर्म भर रही हो, फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, सर्विस अलाउ नहीं कर रहा, तो उसका क्या कारण हो सकता है, यही एक आधमात्र कारण हो सकता है। क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट है तुम्हारा, हाँ, इनकम्प्लीट है, तुम्हारे कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है। वो क्या क्या हो सकता है, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स, अगर तुमको कोई भी वहां पे मेजॉरिटी नहीं मिल रहा है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज अ टेलीफोन, दिस इज अ ईमेल आईडी। वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट केस में ऐसा होगा कि तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है, क्योंकि इसमें भरने वाले की संख्या बहुत कम होती है। अब देखो एसएससी वेसएससी के निकलते हैं फॉर्म, 1.5 लाख एप्लीकेबल एक साथ आते हैं, घंटों 1.5 लाख, तो सर्वर तो डाउन होगा ही। बट इसमें सबके थोड़ो ना इतना, यू नो, बिरले लोग आ जाते हैं इंडियन आर्मीज में, उन बिरलों में से तुम कुछ बिरले हो, राइट। तुम किस बिरले हो जिनके दिल में ये बात तक आई है कि हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे। बाकी की तो पेरेंट्स ही कहते हैं कहाँ उसमें जाओगे, बीएड कर लो, टीचर बन लो। अरे करो, टीचर बनो, हाँ, वही ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल करके बनो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने नाम के आगे कर्नल, जनरल, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कुछ वर्ड निकालते हैं, और अगर उनकी डेथ भी किसी सरकमस्टांस पे होती है तो शहीद अमर जवान में उनकी ज्योति जो है जिंदगी भर के लिए जलती है, तुम मर के भी अमर हो जाओगे। तो इंडियन आर्मी में जाने का, गर्ल्स को सर्विस देने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। अगर तुम्हारे अंदर भी लगता है
कि मैम बाय मिस्टेक तो जेंडर आई जस्ट बॉर्न इन अ गर्ल, बट मेरी मेंटालिटी और मेरे अंदर जो कैपेबिलिटी है इज जस्ट लाइक एनी वरियर, कैन आई एप्लीकेबल फॉर इट? यस यू आर। तो वेट मत करो, ठीक है, अपने सीने पे हाथ रखो, अपने आप को समझाओ, थोड़ा सा अपने आप को और जागृत करो, जगो, फर्म हो, तैयारी में एकदम शुरू हो जाओ, राइट। और इसके अलावा तुमको जहां से भी हेल्प चाहिए होगी, लगे मैम तैयारी कैसे करें, सिलेबस नहीं पता, ये नहीं पता, 14 तारीख को एग्जाम भी है, क्या करें, तो उसकी टेंशन मत, तो हम लोग यहाँ पे खड़े ही हैं, हम लोग खड़े ही हैं, हम खड़े ही हैं, किया जाएगा कुछ ना कुछ। और बाकी अगर इसकी और कोई भी डिटेल जरूरत पड़ेगी तो कमेंट लिस्ट में डाल देना कि मैडम ये क्या बताया आपने, ये समझ में नहीं आएगी, राइट। हमारी टीम आपकी एक एक कमेंट्स को विद इन मिनट्स चेक करती है। अब ऊट पटांग कमेंट्स को तो कोई चेक नहीं कर सकता, बाकी क्वेरी कमेंट्स को तुरंत हमारी टीम जो होती है, जो आईटी टीम होती है, तुरंत फैकल्टी तक पहुंचाती है कि मैडम या सर देखिए ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं, राइट। और तुरंत आपको आंसर भी करेगी, आपको वापस से अप्रोच भी करेगी। तो इस बात की चिंता ना करना, अगर तुम्हारे अंदर जागृति है तो वी सपोर्ट योर अवेयरनेस, राइट, वी सीरियसली सपोर्ट योर अवेयरनेस। तो बस जुड़े रहना, और बाकी जो सेशंस वगैरह होंगे अपलोड किए जाएंगे, आपको इसके अपडेट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए बढ़िया अपने आप को तैयार रखो, एक ग्लास ठंडा पानी पियो, अपने आप को तैयार करो और जुटो तैयारी में। अब तुम्हारे पास समय में है नहीं, ठीक है, यू आर एट द स्टेज ऑफ वॉर। नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।